Hello, my Wangzan family. Welcome to the Sunshine Wangzan. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बहुत लंबे टाइम से इनएक्टिव हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट नहीं दे पाई। बट नाउ आई एम बैक एंड आई होप आप सब मेरे साथ पहले की तरह बने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वुजियान अपने हस्बैंड को लैंजान और विंग से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और उन्हें अपने साथ ले आए हुए होते हैं। अब सुनते हैं आगे। हवाओं के तेज झोंके के साथ एक हेवनली ब्यूटीफुल और हैंडसम आदमी उस रूम में एंटर करता है। उनका हॉट टॉल और हैंडसम लुक किसी भी सेलिब्रिटी को मात दे सकते हैं। विंग और लैंजान उसी की तरफ देख रहे थे। वो आदमी एक वाइट कलर का फॉर्मल वेयर में था। विंग बस उस आदमी की आंखों में देखे जा रहा था जो ओशनली डीप था। लैंजान को जब फील होते हैं कि विंग बस उस आदमी की आंखों में देखे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा जेलसी फील होता है। वो वीन को घूर के देखते हैं और वीन उनकी गेज को फील करके अपनी नज़र घुमा लेते हैं। वी वुशियन थोड़ा सा स्माइल करते हैं और उस आदमी के पास जाके उनकी हाथ पकड़ लेते हैं और उनको थोड़ा सा वीन और लैंजान के पास लाते हुए कहते हैं, लैंजान, वीन, इनसे मिलो, माई हस्बैंड द लैन वांग जी। लैंजान ये सुन के थोड़ा सा स्माइल करते हैं और आगे बढ़ के वांग जी से हैंडशेक करते हैं। पर जैसे ही लैंसन वांगजी की हाथों को टच करते हैं, उनको वो हाथ आइस कोल्ड जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसे 0 डिग्री पे हो। ये लैंसन को बहुत अजीब लगता है, बट वो उस टाइम कुछ कहते नहीं हैं। पर हमारे विंग अभी भी लैन वांगजी को बहुत इंटेंसली घूर रहे होते हैं। ये बात लैंसन भी नोटिस करते हैं, बट वो उस टाइम सबके सामने कुछ कहते नहीं। वो लोग काफ़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, पर विंग ऑलमोस्ट द टाइम चुप ही रहते हैं। लैंसन को लगता है वीन बस शाम के इंसिडेंट से थोड़ा सा थक गया है या वो थोड़ा सा इस वक्त अनस्टेबल फील कर रहा है, तो लैंसन इस बात को उतना नोटिस नहीं करते। वांगजी और वुशियान भी लैंसन और वींग से मिलके अब जा चुके होते हैं। तो काफ़ी देर तक बातें किए होते हैं। लैंसन को ये दोनों बहुत अच्छे लगे होते हैं। लैंसन के माइंड में जो वांगजी को लेके स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट आया था, पर वांगजी की स्वीट बिहेवियर की वजह से लैंसन के माइंड से वो डाउट निकल चुका होता है। जब रात को वो लोग बेडरूम में गए होते हैं, तो लैंसन देखते हैं कि वीन पहले से ही बेड पे बैठे होते हैं अपना सर झुका के। लैंसन ने वीन का फेस नहीं देखा, बस उनको इतना ही दिख रहा है कि वीन अपना सर झुका के बेड पे बैठे हुए हैं। लैंसन को लगता है वीन थोड़े से थके हुए हैं। वो थोड़े से स्माइल करते हैं और वीन के पास जाके कहते हैं, वीन, तुम ठीक हो ना अभी? तो वीन की तरफ से बस इतना रिप्लाई आता है। फिर लैंसन काफ़ी बातें करने लगते हैं, पर वीन का जवाब सिर्फ और हाँ ऐसे में आ रहा होता है। लैंसन कहते हैं, वीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? तुम्हें भूख लगी है क्या? इस बार वीन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लैंसन थोड़ी देर और रुके कहते हैं, वीन, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? कुछ हुआ है क्या? इस बार भी वीन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लैंसन वीन के थोड़ा और करीब झुकते हैं और कहते हैं, वैसे वीन, यहाँ के गांव वाले कितने अच्छे हैं ना, हमारी कितनी मदद करते हैं। अब विंग थोड़ा अपना सर उठाते हैं और जैसे ही विंग की शक्ल लैंसन को दिखती है, लैंसन की रूह कांप उठती है। विंग की आईज बिल्कुल लावा की तरह जल रहा था और वो बहुत तेज चिल्ला के कहता है, ये गांव वाले अच्छे नहीं हैं और तुम लोगों के साथ ये गांव वाले भी मरेंगे। इतना बोल के विंग वहीं बेहोश हो जाते हैं। लैंसन अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि उनके आंखों के सामने ये हुआ क्या, बट फिर भी वो खुद को कंपोज करते हैं और उठ के वीन के पास जाते हैं, उनको अपने लैब में लेते हैं। वो वीन को थोड़ा सा शेक करते हैं, बट वीन बेहोश हो चुका होता है। लैंसन वीन की पल्स चेक करते हैं, वो बहुत स्लो चल रही होती है। अब वो घड़ी की तरफ देखते हैं, घड़ी में ठीक रात के 12 बज रहे हैं। लैंसन अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त उनको ना कोई हॉस्पिटल मिलेगा और ना कोई डॉक्टर, क्योंकि ये गांव है और जहां उनका मेंशन है वो जगह बिल्कुल सुनसान एरिया में है। अब लैंसन के पास सुबह होने का और वीन के होश में आने के वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लैंसन वीन के सर के पास बैठ जाते हैं। वो ऐसे ही कुछ सोच रहे थे, तो ऐसे ही अनकॉन्शियसली उनके मुंह से निकल जाता है, वीन, मैंने तुम्हें यहाँ ला के कोई गलती तो नहीं की ना? तुम ठीक हो ना?
लैंसन थोड़ी देर वहाँ बैठ के वीन को फिर बेड पे लेटा देते हैं कंफर्टेबली और एक ब्लैंकेट से उनको ढक देते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन फील कर रहे होते हैं वीन की वजह से, और वो धीरे धीरे बालकनी की ओर जाते हैं। बालकनी में जाके वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो उनकी नज़र जाती है वहाँ के बैक साइड पे, जहाँ बहुत सारे बैट्स मरे पड़े होते हैं, चमगादड़। लैंसन को न जाने क्यों वहाँ पर एक बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही होती है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है मैडम यू का। मैडम यू ड्राइव कर रहे होते हैं। रात के 1 बज रहा है। रास्ता बहुत सुनसान है। मैडम यू अपनी कार एक ब्रिज के पास लाके रोकते हैं। वहाँ वो उतरते हैं और अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। शार्प 1:10 हो रहा होता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ एक बाइक आके रुकता है। वो बाइकर अपनी हेलमेट उतारता है और मैडम यू के पास चल के आता है और उनके हाथ में एक एनवेलप देता है और कहता है, लीजिए, यही चाहिए था ना आपको, अब मेरा बाकी का पेमेंट। मैडम यू एक डेविल स्माइल करती है और कहती है, शाबाश, ये पहली बार है जब तुमने मेरा काम बिल्कुल सही से किया है। मैडम यू अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के उस लड़के के हाथ में देती है और उस एनवेलप को खोल के देखती है। उसमें एक एड्रेस है, एक गांव का, और नीचे लिखा हुआ है ईलिंग। मैडम यू इस एड्रेस को देख के एक स्मार्ट करती हैं और उस लड़के से कहती है, तुमने ये काम किया कैसे? ये काम इतना भी आसान नहीं था। वो लड़का कहता है, अब भूल गई, मैं वीन का फ्रेंड हूँ और लैन ज़ीचैन लैनज़ैन का। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लैन ज़ीचैन के घर पे डोरबेल बजती है। लैन ज़ीचैन दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने यही लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, अरे मार्क, तुम इतने दिनों बाद? मार्क अपना स्माइल के साथ घर में एंटर करता है और कहता है, हाँ ज़ीचैन, एक्चुअली मैं यहाँ पर वीन की वजह से आया हूँ। लैंज़ीचैन थोड़े से वॉरिड हो जाते हैं क्योंकि जहाँ लैंज़ैन और वींग अभी है वहाँ पर नेटवर्क की बहुत इशू है, सो उनकी बात उनसे हो नहीं पाती। लैंज़ीचैन थोड़े से वॉरिड वॉइस में कहते हैं, क्या हुआ, वो दोनों ठीक तो है ना? तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? इतने में मार्क कितना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जहाँ भी वी और लैंज़ैन अभी छुपे हुए हैं वहाँ उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करना आसान नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मार्क कहते हैं, हाँ, मुझे वीन का कॉल आया था। वो बता रहा था कि वो जहाँ पर अभी है वहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। वो जगह बहुत शोर शराबे के बीच में है। ये बात मार्क जानबूझ के कहता है ताकि उसको आगे कोई क्लू मिल सके, और वैसा ही होता है। सीचन कहते हैं, पर वो तो गांव में है, गांव में शोर कहाँ से होगा? यह सुन के मार्क थोड़ा सा और स्माइल करते हैं और लैंजी चैन की तरफ घूम के कहते हैं, हाँ हाँ, वही तो, पर गांव वालों तो तुम जानते हो ना, वैसे वो गांव का नाम भी बहुत अजीब सा है, क्या बताया था वीन ने? इतना बोल के मार्क थोड़ा सा याद करने का नाटक करते हैं और लैंसी चैन कहते हैं, अरे वो ईलिंग है। लैंसी चैन की बात सुन के मार्क थोड़ा सा डेविल स्माइल करते हैं, कहते हैं, अरे हाँ, मुझे याद आया अभी। वैसे सिचैन के ये ईलिंग आया कहाँ हुआ है? सिचैन कहते हैं, गूसू के थोड़ा आगे है, वहाँ लैंसन का पुश्तैनी हवेली है, वो लोग बस वहीं गए हुए हैं। मार्क कहते हैं, ओह अच्छा, वैसे वो दोनों ठीक है ना? मुझे बस आपसे यही पूछना था, एक्चुअली मेरी विंग से अच्छे से बात नहीं हो पाई। जीचान कहते हैं, हाँ अच्छे ही हैं, पर सच कहूँ तो मेरी भी काफ़ी टाइम से उन दोनों से बात नहीं हुई है। आई होप वो दोनों वहाँ ठीक होंगे। मार्क कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे जीचान के मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं अभी चलता हूँ। और यहीं पर फ्लैशबैक एंड होता है। अब मैडम यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्क उनसे कह रहे होते हैं, मैंने इतना तो पता लगा लिया कि वो लोग किसी ईलिंग में है जो गूसू से थोड़ा आगे है और वहाँ लैंसन का कोई पुश्तैनी हवेली है। अब इससे आगे का आपको ढूंढना होगा वहाँ जाके। अब मैडम यू कहती है, इससे आगे का तुम मुझ पे छोड़ दो। अब मार्क अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाते हैं और मैडम यू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, मेरा बेचारा नेफ्यू, बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ इतना जुल्म करूं, पर क्या करूं, तुम्हारे बदले में मुझे बहुत मोटी रकम मिली है और अब तो बात मेरी जान की है।
तो तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तो खतरे में नहीं डाल सकती ना। तो मेरे जान के बदले तुम्हें अब मरना होगा। मैं आ रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ। बहुत जल्दी तुम्हारी शादी का सपना मैं पूरा कर दूंगी। इतना बोल के मैडम यू भी अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाती हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो रही होती है और वैंगसन मेंशन में विंग आराम से सो रहे होते हैं। लैंसन विंग के सर के पास बैठ के उनके सर पे हाथ सहरा रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। इतने में ही उनको विंग का मूवमेंट फील होता है। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। लैंसन जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं और विंग को उठने में मदद करते हैं। विंग उठ के बैठता है और कहता है, लैंसन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो। लैंसन वॉरिडली कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या। विंग कहते हैं, नहीं लैंसन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। लैंसन को कहीं ना कहीं लगता है कि विंग को कल की बात कुछ भी याद नहीं है और इस वक्त विंग को याद दिलाना सही भी नहीं है। लैंसन कहते हैं, नहीं विंग कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम एक काम करो, उठ जाओ और तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ। विंग कहते हैं, ठीक है लैंसन तुम जाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। लैंसन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है जल्दी आओ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। इतना बोल के लैंसन वहाँ से चले जाते हैं। लैंसन के जाते ही विंग के फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनकी फेस से स्माइल गायब होकर एक अजीब सा अंधेरा घिराता है, जैसे उनकी चेहरे की वो सन रे कहीं गायब सा हो गया हो। अब वो गुस्से में एक फ्लावर वाज उठाते हैं और दीवार पे फेंक के मारते हैं और नज़रें उठा के दीवार की तरफ देखते हैं। उनकी आईज फिर से लावा की तरह रेड हो गई है और जैसे ही वो दीवार की तरफ देखते हैं, दीवार पे आग से एक स्टार का निशान अपने आप बनने लगता है। फ्लावर वास की गिरने की आवाज़ सुन के लैंसन झट से दौड़ के रूम में वापस आते हैं। देखते हैं ज़मीन पे एक फ्लावर वास गिरा है और टूट गया है। वो वी की तरफ देखते हैं तो वी का एक्सप्रेशन अब पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, कुछ भी अलग नहीं है। वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग क्या हुआ, ये वास कैसे टूटा। विंग कहते हैं, कुछ नहीं लैंसन, बस मैं अभी फ्रेश होके आ रहा था तो मेरे हाथ लग के गिर गया। लैंसन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब चलो नाश्ता कर लो। अब लैंसन विंग को लेके बाहर जा रहे होते हैं कि तभी विंग पीछे की तरफ मुड़ता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है और फिर से उनकी आइज़ बिल्कुल रेड हो चुकी होती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगी, बिकॉज मुझे ये स्टोरी जल्दी से ख़त्म करके अब नेक्स्ट स्टोरी लानी है, बिकॉज ये मेरे सनशाइन का ऑर्डर है। ओके गाइस, सी यू सून एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।